हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके एग्जाम के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी की बुक के सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर होने बहुत जरूरी है। और आप लोगों को मालूम है दीपक सिन्हा एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ही चल रहा है। तो पेज नंबर 5 पर हमारा टॉपिक है आज दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो सीधा हम टॉपिक पे बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं दो ध्रुवीय विश्व है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल आसमान से जोड़ूंगा। आसमान के अंदर तारों के बीच में एक ध्रुव तारा होता है, तो उसकी एक अहम भूमिका होती है। वो केंद्र बिंदु बन जाता है क्योंकि तारों के बीच में वो अपनी एक अलग जगह रखता है। अब मैं धरातल पे अगर बात करूं तो 1945 के बाद पूरे संसार के अंदर सिर्फ दो महाशक्तियां बच गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि पूरे संसार में ध्रुव का काम कर रही थी, यानी कि ध्रुव तारे की तरह काम कर रही थी। आसमान में जैसे ध्रुव तारा एक, तो पूरे संसार के अंदर धरातल की अगर बात करूं तो दो ध्रुव, यानी कि पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों के कारण दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। तो आइए हम टॉपिक पे बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 5 पर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, 2 पेज में ये टॉपिक दिया हुआ है। मैंने सब पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब पॉइंट पे बात करते हैं। दोनों महाशक्तियां विश्व में अपना दायरा बढ़ाना चाहती थी। पूरे विश्व के अंदर ये अपना दायरा इस तरीके से रखना चाहती थी कि ये पूरे विश्व के अंदर एक केंद्र बिंदु बन जाए। नए देशों के लिए एक रास्ता, जितने भी 1945 के बाद देश आजाद हो रहे थे तो उनके पास अब एक ही रास्ता हो रहा था कि वो अमेरिका में शामिल हो या सोवियत संघ में। उनके पास कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ यही कि मैं किसी भी एक गुट के अंदर शामिल हो जाऊं। ये 1945-1990 के बीच में ये सारी घटना घटी और इन दो ध्रुवियों ने किस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया, इस सब पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे देशों को हथियार आर्थिक मदद का वादा करना। सही बात है, जितने भी 1945 के बाद देश आजाद हो रहे थे उनको आर्थिक मदद देना, उनको हथियार देना, ताकि वो हमारे गुट में या हमारी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और वो हमारे साथ जुड़े रहें। इस प्रकार की गतिविधियां ये दो महाशक्तियां यानी कि दो ध्रुवीय कर रही थी। नेक्स्ट, जब खेमे बने तो सही में दुनिया दो गुटों में बटा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रही थी, दो ध्रुवीय अपने दायरे को बढ़ा रही थी, छोटे छोटे देशों के साथ अपने संबंध को अच्छा कर रही थी, उनको लालच दे रही थी, आर्थिक सहायता दे रही थी और इस प्रकार के वादे कर रही थी कि अभी आजाद हुए हो तो आपके ऊपर किसी का आधिपत्य ना हो जाए, तो आप मेरे गुट में शामिल होगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार की भी बातें चल रही थी, मगर धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो खेमे बनने स्टार्ट हो गए। और जब खेमे बनने स्टार्ट हुए तो सही में विश्व दो गुटों में बट गया। पहले तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां हैं, मगर जब खेमे बनने लगे सही में पूरा विश्व दो खेमों में बट गया। और जब खेमों में की बटने की बात करूं तो पहले खेमे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने करी। अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना, 12 देशों के साथ अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी और नाटो के अंदर एक मोटो था कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो सिर्फ अकेला किसी एक देश के ऊपर आक्रमण नहीं माना जाएगा, 12 के 12 देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो उसका जवाब कोई एक देश नहीं, 12 के 12 देश मिलकर जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल चली तो ये अमेरिका पर हमला नहीं माना जाएगा। अमेरिका के साथ 12 देशों यानी कि अमेरिका खुद एक और 11 देशों के ऊपर, टोटल 12 देशों के ऊपर यह हमला माना जाएगा। और यहां से जब मिसाइलें चलेंगी तो यहां से 12 मिसाइलें सोवियत संघ के ऊपर चलेंगी। तो पहले खेमे की शुरुआत अमेरिका ने करी। आप जितना भी येलो पार्ट देख रहे हैं ये सारे देश नाटो के सदस्य हैं। जब इस प्रकार का खेमा अमेरिका ने बनाया तो सोवियत संघ क्या चुप रहता? सोवियत संघ ने भी
इसके जवाब में वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में। और सेम कंडीशन, जो शर्तें नियम कानून नाटो के अंदर थी, वैसी ही नियम और कानून सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ बनाए कि यहां से अगर कोई हमला किया जाता है तो वार्सा पैक्ट के अंदर जितने देश हैं वो मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, महाशक्तियों का लाभ हानि का गणित। 1945 के बाद जितने भी छोटे छोटे देश आजाद हो रहे थे, उन सभी देशों के ऊपर एक लाभ हानि का खेल खेला जाता था। मैं अगर कहूँ इस तरीके से कि जो भी देश आजाद हो रहा है उसमें से ये देखो कि कौन सा देश मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल बेकार है, जो किसी काम का नहीं आएगा मेरे को, तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। यानी कि अगर कोई ऐसा छोटा सा उपनिवेश, छोटा सा देश हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम उसको झूठे वादे करके, आर्थिक मदद देके, किसी भी तरीके से उसको अपने खेमे में शामिल कर लेते थे। तो यहाँ ये महाशक्तियां लाभ हानि का गणित करती थी। नेक्स्ट, नवस्वतंत्र देशों के साथ शक्ति का प्रयोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो आर्थिक मदद दी जा रही थी, हथियार दिए जा रहे थे, लुभावने वादे किए जा रहे थे देशों के साथ, मगर अब क्या हुआ कि अब बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक उन छोटे देशों को अपने खेमे में शामिल करने के लिए दबाव डाला गया कि वो हमारे खेमे में शामिल हो जाए। प्यार से नहीं माने तो ताकत से। इसकी शुरुआत सोवियत संघ ने करी। शक्ति का प्रयोग सबसे पहले सोवियत संघ ने यूरोप के पूर्वी हिस्से पर किया। यूरोप के पूर्वी हिस्से पर सोवियत संघ ने अपना दबदबा कायम करने के लिए बल का प्रयोग किया कि पूर्वी हिस्सा और या पूर्वी हिस्से के जो देश हैं वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो। जब इस बात की खबर अमेरिका को मालूम चली तो अमेरिका ने क्या चुप रहता? नहीं, उसने भी दिमाग लगाया और उसने भी जवाब दिया। इस घटना के जवाब में अमेरिका ने सीटो सेंटो नामक 2 संगठन बना दिए। मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीटो और सेंटो आपकी बुक के अंदर फुल फॉर्म है, या पहले बताया था आप लोगों को, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट और नाटो। इनकी फुल फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर पूछ लेता था। अब सीधा टॉपिक पे आता हूं कि जब बल प्रयोग सोवियत संघ ने किया तो उसके जवाब में अमेरिका ने सीटो और सेंटो एक संगठन बनाए। जब सीटो और सेंटो बने फिर सोवियत संघ कहाँ चुप होने वाला था। सोवियत संघ ने भी चाल चली और जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाए। कहते ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वही सोवियत संघ, यानी कि बाप से इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि जितना दायरा मेरा बड़ा होगा, जितना दायरा मेरा बड़ा होगा मैं ताकतवर माना जाऊंगा। अमेरिका भी अपना दायरा बड़ा कर रहा था और सोवियत संघ भी अपना दायरा बड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने पॉइंट बोला। कह रहा है कि फिर सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध अच्छे करने शुरू कर दिए। सही बात है, अगर अपने इन देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखेगा तो ये देश इनके साथ जुड़ेंगे नहीं तो सोवियत संघ कमजोर पड़ जाएगा। तो अच्छे संबंध सोवियत संघ के दायरे को बड़ा करेंगे। तो ये पूरी घटना थी जो आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिया हुआ था। मेरे समझाने के बाद एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 5 पर जो टॉपिक दिया हुआ है उसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर लो तो 110% कहता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, लास्ट का एक पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि महाशक्तियों ने छोटे देशों को का प्रयोग क्यों करते थे। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आप लोगों को तब मैं उसमें आपको आंसर उसका बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।